नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं और अब वक्त है चक्रव्यूह का। CHAKRAVIEW। रोज की तरह आज का बुलेटिन भी आप ही लोगों ने डिजाइन किया है। आपकी राय के आधार पर ही हमने बनाया है। आज हमने जो 4 कहानियां अपने मेन्यू में आपके सामने पेश की थी, पहले वो देख लेते हैं। चक्रव्यूह में आज प्रतीक यादव होंगे, जिन्होंने आज अपर्णा से तलाक की अर्जी कोर्ट में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लगा दी है। क्या है पूरा माजरा, तफसील से आगे बताता हूं। दूसरी कहानी हमारे मेन्यू में थी, बरेली में नमाज पर कैसे छिड़ा विवाद, क्या है खाली घर में अस्थायी मदरसे का सच। यह खबर भी आपको पूरी डिटेल के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिखाऊंगा, लेकिन कुछ इंतजार के बाद। और तीसरी कहानी जो हमारे मेन्यू में थी वो नोएडा की थी। नोएडा में भ्रष्टाचार के गड्ढे में कैसे डूब चुका है पूरा का पूरा सिस्टम, लेकिन मर रहा है आम आदमी। आज नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी हमारे चक्रव्यूह में होंगे। आखिर युवराज की मौत का कौन जिम्मेदार है। और चौथी कहानी जो हमारे आज के मेन्यू में थी, ग्रीनलैंड पर अमेरिका से कैसे भिड़ गया है पूरा का पूरा यूरोप। टैरिफ वाली धमकी पर कैसे अब ट्रंप खुद फंस गए। चक्रव्यूह में आज इसका भी विश्लेषण करूंगा, लेकिन पहले पब्लिक व्यू के नतीजे जानने के बाद जान लेते हैं कि इन चारों कहानियों में सबसे कम पसंद किसको किया गया है। तो आखिरी पायदान यानी पायदान नंबर 4 पर कौन सी स्टोरी आई है। यह है बरेली में नमाज पर विवाद। 10% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। और पायदान नंबर 3 पर कौन सी कहानी है, वो है 19% वोट के साथ मुलायम के बेटे का तलाक। प्रतीक और अपर्णा के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत दिलचस्पी है दर्शकों की। 33% लोग ट्रंप को देखना चाहते हैं कि ट्रंप अब कैसे ग्रीनलैंड के मामले पर फंस गए हैं अपने ही चक्रव्यूह में। और पहले नंबर पे जो कहानी आई है वो नोएडा की कहानी है। गड्ढे में मरता नोएडा, कैसे युवराज की जान चली गई। 38% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। तो 38%, 33%, 19% और 10%। तो जैसा कि आपने चुना है वैसा ही हम करेंगे। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा नोएडा की खबर की। और ये बता दूं आपको कि हम 7:30 बजे यानी 7:27 पे जब आएंगे तब बात करेंगे ट्रंप की कहानी की। आखिरकार ट्रंप, जो कि दूसरी सबसे बड़ी पसंद की गई स्टोरी है, उसको क्यों इतना पसंद किया जा रहा है, ये तफसील से आपको 7:28 पर डिटेल में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं नोएडा से। नोएडा देश का शो विंडो। यहाँ की सड़कों से लेकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कांच जैसी चमकती हैं, लेकिन उस कांच के पीछे सिस्टम का एक ऐसा गड्ढा है जिसमें भ्रष्टाचार का दलदल और लापरवाही का पानी भरा है, और उसमें डूब कर मर रहा है नोएडा। 27 साल की इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा के एक पानी भरे गड्ढे में मौत के 60 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है। इन 60 घंटों में सवाल तो 60 घूम रहे हैं, लेकिन जवाब 6 सवालों के भी नहीं मिल रहे। ना नोएडा की अथॉरिटी, ना नोएडा पुलिस, ना फायर विभाग, ना SDRF, ना जिला प्रशासन, कोई भी इन सवालों का जवाब देने की स्थिति में अब तक नहीं दिखा है कि 27 साल के युवा इंजीनियर की सिस्टम की सरासर लापरवाही के कारण कैसे मौत हो गई। युवराज मेहता की मौत के 60 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी, नोएडा के आला अधिकारी अब भी फाइलों में कमेटी का खेल खेल रहे हैं। रिहायशी सोसाइटी के सामने बेसमेंट के गड्ढों को खुला कैसे रहने दिया गया। अथॉरिटी ने ऐसी लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों के खिलाफ समय रहते यानी कि इस दुर्घटना के पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। तीसरा सवाल, उस खतरनाक टर्न पर जहां युवराज की कार पानी भरे बेसमेंट वाले गड्ढे में चली गई, वहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, कोई दीवार क्यों नहीं थी। चौथा सवाल, उस जगह पर जहां कोहसा था, कोहरा का मौसम है, रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं लगे थे। ट्रैफिक को सतर्क करने के लिए कि आगे खतरा है, संभल के चलिए, कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगा था। पुलिस और SDRF की जिस रेस्क्यू टीम ने युवराज को मरता छोड़ दिया, जहां सोच समझ के बोल रहा हूं, जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची उसने युवराज को लिटरली मरता छोड़ दिया। देखते रहे, तमाशबीन बने रहे। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कौन से लोग पहुंचे थे और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक। क्या जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर देने भर से प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो गई। और क्या अथॉरिटी और प्रशासन के बड़े अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, केवल गलती एक जूनियर इंजीनियर की है, बड़े अधिकारी ऐसे ही घूमते रहेंगे। बल्कि एक अहम सवाल तो यह भी है कि इंजीनियर की मौत वाले गड्ढे का आखिर मालिक कौन है। जहां पर वो गड्ढा था, पानी भरा था, उस जगह का मालिक कौन है, इसको लेकर भी एक विवाद का विषय छिड़ गया है। तो आज चक्रव्यूह में हम पूछेंगे उस खूनी गड्ढे का असली मालिक कौन है। क्या जूनियर इंजीनियर पर गाज गिराकर सिस्टम के बड़े बगड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाएगा।
वो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, लेकिन कोई जो वहाँ पर खड़े तमाशबीन थे उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए। एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो केवल रस्सी के सहारे जाना चाह रहे थे, जो कि वहाँ पहुँच नहीं रही थी। वो इसमें इसलिए नहीं दाग रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये बेसमेंट खुदा हुआ है, इसमें बहुत सारे सरिया हैं, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, इसमें बहुत ठंडा पानी है। वहाँ के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसके अलावा सीओ सर ने संबंधित वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी उनका स्पष्टीकरण भी मांगा है। फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी गलती है, पूरी सुविधा होने के बावजूद उस लड़के को अपना आप से नहीं बचाया उन्होंने। और अब एक बड़ी खबर है, जिस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने, टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को उठाया, उसके बाद अब सरकार के कानों पे जू रेंगा है। और अभी अभी इसी वक्त ये खबर आ रही है कि नोएडा में जो मौत हुई युवराज की, उस मामले में नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सीईओ हैं, एम लोकेश, उन पर गाज गिर गई है। उनको एसआईटी बनने के बाद सीएम योगी ने सीईओ को फिलहाल प्रतीक्षारत कैटेगरी में डाल दिया, यानी एम लोकेश को फिलहाल अपने पद से हटाया गया है। लोकेश एम उनका नाम है, उनको फिलहाल प्रतीक्षारत कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जब से ये दुर्घटना घटी, जिस तरीके से युवराज की दर्दनाक मौत हुई, पूरे सिस्टम के तमाम अधिकारियों की आंखों के सामने लड़का 2 घंटे तक तड़पता रहा। उसके बाद जिस अंदाज में लगातार नवभारत रिपोर्ट करता रहा, उसके बाद अब जाकर कुछ एक्शन लेता हुआ दिखाई दिया किसी बड़े अधिकारी पर। ये अभी की खबर का असर है। और जो कुछ हुआ उस दिन, वो जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये। पापा मैं डूब रहा हूं, ये पुकार अनसुनी रह गई। अफसरों की कुर्सियां गर्म, इंसानियत की सांसें ठंडी पड़ गई। ओम शांति। युवराज मेहता के लिए हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि। 27 साल का युवराज, आंखों में सपने थे, करियर में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। घर लौटते वक्त घने कोहरे में एक छोटी सी गलती और सिस्टम की लापरवाही ने एक बूढ़े पिता से सब कुछ छीन लिया। चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, लेकिन कोई जो वहाँ पर खड़े तमाशबीन थे उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो केवल रस्सी के सहारे जाना चाह रहे थे, जो कि वहाँ पहुँच नहीं रही थी। उनके पास डाइवर या स्विमर होना चाहिए था। जब बोट से वहाँ एक्सेस कर सकते तो मेरी बेटे की जान बचाई जा सकती थी, जो कि संभव नहीं हुआ। और जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी हुआ। नोएडा अथॉरिटी के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठे तो बलि का बकरा सबसे पहले एक छोटा सा जूनियर इंजीनियर को बनाया गया और उसको बर्खास्त कर दिया गया। उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। पूरे मामले पर क्या कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के एडिशनल सीईओ सतीश पाल, उनका एक बयान सुबह आया था। नोएडा पुलिस के जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने दिन में हमसे बात करते वक्त क्या कहा, पहले ये 2 बयान सुनिए। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वहाँ के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसके अलावा सीओ सर ने संबंधित वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी उनका स्पष्टीकरण भी मांगा है। उसके पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई जांचोपरांत करेंगे। फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एडिशनल सीओ साहब जांच की रस्म अदायगी वाला बयान दे रहे हैं तो नोएडा पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास युवराज को बचाने के तमाम उपाय थे, लेकिन कहा गया कि 0 विजिबिलिटी भारी पड़ गई। दरअसल ये 0 विजिबिलिटी अधिकारियों और कर्मचारियों के दिमाग पर ज्यादा दिखी, क्योंकि युवराज उनका अपना खून जो नहीं था। एक युवा था जो कि उनका वोटर हो सकता था, लेकिन वोटर था कि नहीं था, इसीलिए उसको जाने दिया गया। उसकी जान लिटरली इन अधिकारियों की असंवेदनशीलता ने ले ली। अपने रेस्क्यू में युवराज का
उसको डेड बॉडी का रेस्क्यू हुआ। युवराज का तो रेस्क्यू नहीं कर पाए 4 घंटे तक। जब उसकी आपको ज़रूरत थी तब वहाँ पर ना पुलिस की सीढ़ी मौजूद थी, ना रस्सी थी, ना कोई लाइफ जैकेट मौजूद था। सवाल है कि युवराज की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर है। बड़ी मछली क्यों बाहर है? जब तक हमने एक कॉपी तैयार की तब तक केवल जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई हुई थी। अभी खबर आई है कि सीईओ को भी फिलहाल के लिए प्रतीक्षारत कैटेगरी में डाल दिया मुख्यमंत्री ने। 3 दिन बाद वही जांच कमेटी का लॉलीपॉप दिया गया। नोएडा की घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एक 3 मेंबर एसआईटी बना दी है। मेरठ के कमिश्नर एसआईटी को उसको लीड करेंगे। इसमें एडीजी मेरठ होंगे, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर भी शामिल किए गए। 5 दिनों में जांच करके एसआईटी की टीम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में चीजें तय होंगी। पर युवराज तो जा चुका है। युवराज के साथ ये सब जहां हुआ वहां से सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान का सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। मात्र 46 किलोमीटर की दूरी पर दावा किया जा रहा है कि यह एशिया का सबसे मॉडर्न और सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जिस सेक्टर 150 में यह दर्दनाक हादसा हुआ वो नोएडा का सबसे महंगे सेक्टर्स में आज की तारीख में गिना जाता है। यहां पर 3-4 करोड़ का मकान लेना सामान्य सी बात है। अब सोचिए कि ऐसी महंगी और आलीशान जगह पर तमाम लोगों की आंखों के सामने, जी हां, इन सरकारी बाबुओं की आंखों के सामने सरकारी मदद ना मिलने से एक लड़का मर जाए तो गलती किसकी कही जाएगी? क्या दुनिया के सामने नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन यही वर्ल्ड क्लास सिटी की छवि पेश कर रही है? सवाल सीधे सरकारी बाबुओं से है। इसीलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनका चेहरा जरा एक बार ध्यान से देखिए, पहचान लीजिए। बारी बारी से दिखाता हूं गौतम बुद्ध नगर को, यानी जिसको हम कहते हैं नोएडा, वो कौन लोग चला रहे हैं। नोएडा की डीएम मेधा रूपम नाम का है, मेघा रूपम। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन दीपक कुमार साहब है। सीईओ एम लोकेश, जिन पर अभी गाज गिरी है। अभी जब खबर में पढ़ने आया हूं तब ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि एम लोकेश को प्रतीक्षारत, सस्पेंड नहीं किया है, प्रतीक्षारत किया गया है। जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। और नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, अब नोएडा में कमिश्नरेट है, लक्ष्मी सिंह उसकी मालिक है, कमिश्नर है। प्रदीप कुमार चौबे साहब चीफ फायर ऑफिसर है नोएडा के, ये भी एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन्हीं की टीम सबसे पहले पहुंची थी। तो ये कुछ चेहरे हैं, नोएडा प्रशासन को चलाने वाले ये कुछ चेहरे हैं जो अगर इनके लोगों ने ठीक दुरुस्त तरीके से काम किया होता तो आज ये युवा युवराज मेहता हम सबके बीच होता। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले में अल्ट्रा मॉडर्न एसी कमरों से लेता ये अधिकारी ऑर्डर जारी करते हैं। सेक्टर 150 जैसे मॉडर्न जगह पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले ही एक ट्रक ड्राइवर, जी हाँ, ठीक 2 हफ्ते पहले 1 जनवरी के 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को इसी स्पॉट पर जहां पर युवराज मारा गया, एक ट्रक ड्राइवर भी मरते मरते बचा था। सुनिए उसने क्या देखा था। भाई साहब, मेरे साथ ये हुआ था कि वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था। रात भी करता है, रात 1 बजे गिरा था मैं, और 1 बजे गिरा, सुबह 4 बजे निकला। हाँ, पहले भी दूर में खड़ते रहे, लेकिन वहाँ का कारण क्या था कि वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था कि यहाँ से राइट मुड़ना है, ना तो वहाँ वो था कि यहाँ नाला है, ठीक है, ऐसे ना वहाँ पे दीवार थी। वहाँ कुछ कोई खेती होती तो पता चल जाता ना। करीब 15-20 दिन पहले की इस घटना पर हमारी सहयोगी कृतिका ने नोएडा के एसडीएम से सीधा सवाल पूछा कि भाई अगर जब प्रशासन सचेत हो जाता, वो दीवार जो टूट गई थी वो बना दी जाती, तो आज युवराज जिंदा होता, इतना बड़ा हादसा उसके साथ नहीं होता। सुनिए एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं। 31 दिसंबर को एक ट्रक भी यहाँ पर पलटा था, तो ये इसी साइट पर एक और एक्सीडेंट हो चुका है। सिर्फ 15 दिन में क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? ये आपको प्रॉपर अथॉरिटी इसका रिप्लाई करेंगे जी। सर, आपका आगे का क्या वर्क मेजर्स रहेंगे और क्या इंस्पेक्शंस आगे चलते रहेंगे? चीजें हैं, इनको करना है। So this is the SGM here, Greater Noida SGM here. सुना आपने, ग्रेटर नोएडा के एसडीएम हैं, बोल रहे हैं प्रॉपर अथॉरिटीज जवाब देंगे। प्रॉपर अथॉरिटी और कौन होता है? एसडीएम, सीईओ नहीं होगा तो कौन होगा? और इस तरीके से बयान देकर बचने की कोशिश करते बड़े बड़े अधिकारी दिखाई दे जाते हैं। इधर युवराज की मौत की वजहों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो चुका है। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। युवराज के फेफड़ों में पानी भर गया था। फेफड़ों में 200 मिलीलीटर पानी पाया गया। पानी की वजह से पहले युवराज का दम घुटा और इसके बाद हार्ट फेल हो गया। अब यह समझिए खूनी गड्ढे का मालिक आखिर कौन है। यह भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आ रही है
कि वो जगह जो थी जहां पे पानी भरा हुआ था वो आखिर थी किसकी, उसका मालिकाना हक किसका था, क्योंकि इस पर भी अब टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। जानकारी के मुताबिक स्पोर्ट सिटी विकसित करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने 5 प्लॉट अलॉट किए थे, जिसमें से एक प्लॉट नोएडा सेक्टर 150 का SC02 भी था, जो करीब 13.29 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस हिस्से को लोटस ग्रीन नाम का डेवलपर है, उसको अलॉट किया गया था, लेकिन लोटस ग्रीन ने इसे 24 अलग अलग कंपनियों को सब लीज कर दिया, यानी दिया गया मुझको और मैंने 24 अलग अलग लोगों को अपने हिस्से की चीज बांट दी। बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी नोएडा अथॉरिटी को दी ही नहीं गई, यानी जो कुछ लोटस ने किया उसकी जानकारी दिए, अधिकारियों को जानकारी दिए बगैर यह काम कर लिया गया। लेकिन जब नोएडा अथॉरिटी को जानकारी मिली तो अथॉरिटी ने साल 2020 के पास यहां पर काम रोक दिया और तब से ये प्लॉट खाली पड़ा है। यहां पर गड्ढा है, शायद बेसमेंट बनाने के लिए या नींव डालने के लिए गड्ढा किया होगा, उस गड्ढे को पाटा भी नहीं गया। सर लगातार इस मामले को लेकर के छानबीन में आखिर ये प्लॉट जो है ये किसके नाम से, आपको बता दूं कि जो प्लॉट जो है ये नोएडा के अंदर जो है यह स्पोर्ट सिटी विकसित करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने 5 ऐसे जगहों को अलॉट किया था, जिसमें से ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि सेक्टर 150 का भूखंड SC02 है, यह मूल रूप से जो है ये लोटस ग्रीन को आवंटित किया गया था। लेकिन लोटस ग्रीन ने इसे साल 2014 के आसपास इसे जो है 24 अलग अलग कंपनियों को सबलीज कर दिया था। इसके बाद अथॉरिटी ने काम यहाँ पर करने से साफ तौर पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर स्पोर्ट सिटी विकसित करनी है, जिसमें यहाँ पर जो है खेल के अलग अलग यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, जहां पर यहाँ पर टेनिस कोर्ट बनाए जाएंगे, बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पर इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। लेकिन उसे नजरअंदाज कर यहाँ पर जब लोटस ने अलग अलग कंपनियों को सबलीज किया तो उसके बाद जो है जो अलग अलग जो बिल्डर की कंपनियां थी उन्होंने यहाँ पर जो है कमर्शियल काम करना शुरू किया, जिसके बाद अथॉरिटी ने साफ तौर पर रोक लगाते हुए कहा कि 70% यहाँ पर स्पोर्ट्स एमिनिटीज विकसित होनी है और 30% जो है उसको कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई। नोएडा में आए दिन हादसे होते रहते, लेकिन यहाँ की खबर आमतौर पर सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन अब की बार सुर्खियां बनी तो लखनऊ तक सुनाई दी। लेकिन जवाब हमेशा की तरह वही सरकारी अंदाज में मिला कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए कैसे लखनऊ से नोएडा तक सरकारी सुर कितने मिल रहे हैं। ये पूरी घटना बहुत ही दुखद है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे नोएडा अथॉरिटी के लोग हों या STRF की टीम हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। हमारी पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिम्मेदारी तो किसी न किसी की लेनी ही होगी किसी को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत दुखद घटना हुई, सख्त एक्शन और आगे नज़ीर बने ताकि आगे कोई किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। उनके माता पिता के साथ जो हुआ है मैं बहुत कष्टदायक है, पीड़ादायक है। अब आप जानना चाह रहे होंगे जिनको पूरा मामला नहीं पता, वो जरा ध्यान से अगले कुछ मेरे साथ मिनट बिताइए, आपको पूरा मामला समझा देता हूं। युवराज मेहता शुक्रवार रात करीब 12:30-1 बजे के आसपास गुरुग्राम से अपनी ड्यूटी कर घर वापस लौट रहे थे। सेक्टर 150 में उनका फ्लैट था जहां वो रहते थे। घर वो पहुंचने ही वाले थे, रोज वहां से आते जाते थे। उस रात को बहुत कोहरा था। कोहरे की वजह से कार चला रहे युवराज को सड़क का साइड ठीक से नहीं दिखा और वो बाउंड्री तोड़कर, जहां पर वो बाउंड्री बनी थी जो कि टूटी हुई थी ट्रक के हादसे की वजह से, उसको और हिस्से को तोड़ते हुए करीब 30 फीट गहरे पानी में अपनी कार समेत गिर जाते हैं। रात करीब 12:20 के आसपास युवराज कार से निकलकर उसकी छत पर आ जाते हैं और अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन कर मदद मांगते हैं। यानी एकदम से कार डूबी नहीं, कार ऊपर तैर रही थी, कीचड़ था, दलदल रहा होगा। उस पर फोन करते हैं। पिता तुरंत, जो कि बगल में ही रहते हैं, उनकी सोसाइटी है, वो मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर पिता जो युवराज के पिता राजकुमार, वो 112 नंबर जो कि एक इमरजेंसी नंबर है उस पर डायल कर सूचना देते हैं। 12:50 पर लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है। 12:50 पर, समय का ध्यान रखिएगा। एक स्थानीय व्यक्ति जो कि मोहिंदर है, वो भी उस वक्त वहां पहुंचता है, जो कि एक डिलीवरी बॉय है। वो पानी में कूदकर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाता है। रात 1:15 बजे SDRF की टीम वहां पहुंचती है। इस दौरान युवराज की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। वो लगातार बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था, अपने मोबाइल से लाइट को दिखा रहा था, फ्लैश लाइट को, कि कोहरा था तो दिख सके कि वो कहाँ पे है। सुबह अब के बाद अब ये दुखद कहानी शुरू होती है।
करीब 4:30 बजे 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवराज की डेड बॉडी वहां से मिलती है। यानी 12:30 बजे से लेकर 4:30-5 बजे के बीच में पूरा का पूरा हादसा हो जाता है और किनारे पर पुलिस अधिकारी, फायर के अधिकारी सब खड़े हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक रेस्क्यू टीम के पास बोट थी, बावजूद उन्होंने युवराज को बचाने की जहमत नहीं उठाई। कभी ठंडे और गहरे पानी का हवाला देते रहे, तो कभी बेसमेंट में, कि ये बेसमेंट का इलाका है, नीचे सरिया हो सकता है पानी के, अगर उतरेंगे तो सरिया चुभ जाएगा, अंधेरे का वक्त है। कभी तब वो डिलीवरी बॉय सामने आता है, जो मनिंदर जिसका नाम है, वो हिम्मत दिखाता है। रेस्क्यू टीम नहीं गई, वो मनिंदर पानी में जाता है कि मुझे रस्सा बांधो, मैं पानी में कूद जाता हूँ। वो पानी में छलांग लगाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता लड़के तक, तब तक काफी देर हो गई थी। सुनते उसका क्या कहना है। वो इसमें इसलिए नहीं दाग रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये बेसमेंट खुदा हुआ है, इसमें बहुत सारे सरिया हैं, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, इसमें बहुत ठंडा पानी है। मैं जब उन्हें ड्रामा करते करते लगभग 2 घंटे हो गई, लड़का 2 घंटे जीवित था, गाड़ी पे बैठा हुआ, टॉर्च दिखा रहा था, बाकायदा बोल रहा था कि भाई प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किसी भी तरीके से बचा लो। गजब है नोएडा अथॉरिटी का, जिसका इस साल का बजट 8,700 करोड़ रुपए ज्यादा है। जी हाँ, 8,700 करोड़ रुपए की अथॉरिटी है ये, इतना इसका बजट है। लेकिन जब एक इंसान गड्ढे में गिरता है तो उसे निकालने के लिए देसी जुगाड़ का सहारा लेना पड़ता है। रेस्क्यू टीम के साथ क्या क्या होना चाहिए था और क्या उनके पास चलना चाहिए था, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो लोग नोएडा में रहते हैं, जो लोग नोएडा के आसपास रहते हैं, उनको आइडिया होना चाहिए। पानी में फंसे किसी शख्स के रेस्क्यू के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ जैकेट जो रेस्क्यू टीम है उसके पास होनी चाहिए। दावों के मुताबिक घटनास्थल पर लाइफ जैकेट नहीं दिखाई दी। मजबूत सीढ़ी या रस्सी होनी चाहिए जिसकी फौरन जरूरत पड़ती है। चश्मदीदों के मुताबिक वो भी नहीं दिखाई दी, वो भी बहुत बाद में आई। जहरीली गैसों से बचाव के लिए ऑक्सीजन का किट होना चाहिए, वो भी उस वक्त नदारद दिखा। और सबसे अहम बात जो है वो कि रेस्क्यू टीम के लिए, कि युवराज को बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची उसको ट्रेंड होना चाहिए, यानी वो हर काम में पारंगत हो। स्विमिंग वो जानते हो, अगर पानी में कूदना हो या आग से किसी को निकालना हो या ऊपर चढ़ना हो, तो वो सब चीज़ें उनको आती हों। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे पानी से डर लग रहा है, पानी ठंडा होगा, क्या होगा, पानी में सरिया हो सकता है। एक परिवार की खुशियां खत्म हो गई। एक बूढ़े पिता की आंखों से बेबस उनका बेटा उनकी आंखों के सामने चला गया। युवराज की माता का देहांत 2 साल पहले स्किन रोग से हो गया था। अब उस पिता का एकमात्र जो बेटा था इकलौता, वो भी चला गया। सुनिए नोएडा के इस खूनी गड्ढे के आसपास करोड़ों के फ्लैट पे रहने वाले लोगों का अब क्या कहना है। यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारी आवाज, इस सेक्टर की जो समस्याएं हैं, जो असुरक्षा की भावनाएं हैं, वो शासन तक पहुंचे और वो इस बारे में संवेदनशीलता के साथ विचार करे और समझे कि यहाँ प्रॉब्लम है और जो भी इसके समाधान है वो सब उनके दायरे में है। इसमें कोई बहुत मैजिक या कोई अविश्वसनीय टाइप की आवश्यकता नहीं है। वो अपने सामान्य प्रक्रिया से भी हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, पहले भी ऐसे हादसे यहाँ पे हुए हैं, एक ट्रक का एक्सीडेंट भी हुआ था, लोग बता रहे हैं कुछ दिन पहले। ट्रक के एक्सीडेंट के बाद भी ना बिल्डर चेता ना अथॉरिटी चेती। यूपी की बात चल रही है। यूपी की एक और बड़ी कहानी की ओर बढ़ता हूं, जिसको आप लोगों ने वोटिंग देकर बहुत पसंद किया है। ये बात मुलायम सिंह यादव के परिवार में आई नई दरार की है। ये दरार ना तो चाचा वर्सेस भतीजे की है, ना ही भाई वर्सेस भाई की है। मुलायम परिवार में अब प्रतीक वर्सेस अपर्णा हो गया है। मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान कर दिया है, और वो भी सरेआम, जी हां, ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ईमेल से शुरू हुआ प्यार, इंस्टाग्राम पर तलाक तक क्यों पहुंचा? मुलायम परिवार की छोटी बहू पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। ऐसा क्या हुआ जो प्रतीक यादव ने अपर्णा को फैमिली डिस्ट्रॉयर कहा? प्रतीक ने अपर्णा पर परिवार उजाड़ने वाली के आरोप क्यों लगाए? क्या अपर्णा की समाजवादी पार्टी से दूरी बनी पति पत्नी में दरार की वजह? क्या सियासी खिलाफत से आई रिश्तों में खटास? आखिर अपर्णा ने ऐसा क्या किया जो प्रतीक ने स्वार्थी महिला तक कह डाला? मुलायम परिवार में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इस खटास की इनसाइड स्टोरी क्या है?
आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव की फोटो शेयर करते हुए प्रतीक यादव ने अपर्णा से अपने शादीशुदा रिश्ते को खत्म करने का ऐलान किया। जो फोटो लगाई उसमें अपर्णा यादव बीजेपी के दफ्तर की कुर्सी पर बैठी हुई है। प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि वो जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वैसे ही फैला जैसे जंगल में आग फैलती है। इसकी कई वजह भी हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि मुलायम सिंह यादव के परिवार का मामला है और दूसरी वजह अपर्णा यादव के लिए लिखे प्रतीक के खटास भरे शब्द हैं। प्रतीक यादव ने अपर्णा के लिए फैमिली डिस्ट्रॉयर लिखा है। फैमिली डिस्ट्रॉयर यानी परिवार उजाड़ने वाली, परिवार तोड़ने वाली। प्रतीक ने अपर्णा पर पारिवारिक रिश्ते बर्बाद करने के भी आरोप लगाए हैं। प्रतीक यादव की पोस्ट सामने आने के बाद हजारों लोगों ने इस पर हैरानी जताई। वजह साफ है, प्रतीक ने अपर्णा से 2011 में लव मैरिज की थी। शादी के पहले भी 10 बरस तक दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन शादी के 7 फेरे लेने के 14 साल के बाद अब दोनों के बीच तलाक की नौबत क्यों आ गई? अब हर कोई ये बात को जानना चाहता है। हर कोई ये भी जानना चाह रहा होगा कि अचानक क्या हुआ और आज के दिन ही क्यों प्रतीक ने अपनी निजी बात को सार्वजनिक करने का ऐलान किया। आज 19 जनवरी है। क्या इस तारीख की भी कोई कहानी है, कोई कनेक्शन है? आगे आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन प्रतीक ने यह तारीख बहुत खास तरीके से चुनी है। 19 तारीख की बात आगे होगी, लेकिन सबसे पहले प्रतीक यादव के उस पोस्ट को पूरा पढ़ लेते हैं जो उन्होंने आज इंस्टाग्राम पर डाला। प्रतीक यादव के इस पोस्ट में आप देख सकते हैं उन्होंने अपर्णा यादव की तस्वीर शेयर की है। इस फोटो के ऊपर लाल रंग में बहुत ही बोल्ड लेटर में फैमिली डिस्ट्रॉयर लिखा हुआ है। उसके बाद प्रतीक यादव लिखते हैं, मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए हैं। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस वक्त मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इससे कोई परवाह नहीं है, इससे सिर्फ अपनी ही चिंता रहती है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। 14 साल पहले प्रतीक की अपर्णा से शादी हुई थी। बड़ी बड़ी हस्तियां उस शादी में शरीक हुई थी, लेकिन तब से अब तक दोनों की जिंदगी में कई मोड़ आ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार से अलगाव हो चुका है। अपर्णा का बीजेपी में प्रवेश हो चुका है। अपर्णा यादव का बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष वो बन चुकी हैं। नए साल यानी कि इस 2026 के इन शुरुआती 19 दिनों में अपर्णा यादव बतौर बीजेपी नेता फुल एक्टिव दिखी है। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण मामले में अपर्णा वर्सेस कुलपति का नज़ारा आपने देखा होगा, वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। फिर वो मुंबई पहुंचती हैं, बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती हैं। बीजेपी अब चुनाव जीतती है तो जीत के जश्न पर वो दिखाई देती हैं। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचती हैं, दर्शन करती हैं। मुंबा देवी और महालक्ष्मी मंदिर में भी उनकी तस्वीरें पोस्ट की गई, वायरल की गई। और बीएमसी में जब बीजेपी की बम्पर जीत हुई तो उसके बाद लखनऊ बीजेपी ऑफिस में आकर विजयी उत्सव बनाती हैं। वो तस्वीरें भी हमने देखी। यानी अपर्णा लगातार सुर्खियों में थी। प्रधानमंत्री जी के विजन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, महायुति के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनकी जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात है, परिवारवाद खत्म हुआ है। अब आप 19 जनवरी का महत्व जान लीजिए कि आखिरकार इस प्रेम कहानी में खटास का 19 जनवरी का क्या नाता है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन 4 साल पहले आज की तारीख यानी 19 जनवरी 2022 को अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की थी और आज 19 जनवरी को ही प्रतीक ने तलाक का ऐलान किया है। 4 साल पहले 19 जनवरी यानी 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया था। उस समय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू का पाला बदलना देश की सबसे बड़ी सियासी खबर बनी थी और 4 साल बाद 19 जनवरी को उनकी तलाक से जुड़ी खबर सबसे बड़ी खबर बन गई है। लेकिन इस बार यह खबर अपर्णा ने नहीं, प्रतीक ने दी है। अपर्णा की वजह से खबर में बनी है। सवाल उठ रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े सियासी परिवार से आने वाले प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर तलाक का ऐलान क्यों किया। प्रतीक ने अपर्णा से तलाक लेने की जो वजह बताई है वो भी कई सवाल खड़े करती हैं। क्या अखिलेश यादव के भाई प्रतीक का भी राजनीतिक रुझान बढ़ रहा है? क्या अब अखिलेश यादव की तरफ मुड़ने वाले हैं प्रतीक यादव? प्रतीक और अपर्णा की प्रेम कहानी में आई इस दरार की वजह क्या सियासी है? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है।
दुनिया तलाक की बात सुनकर इसलिए चौंक गई क्योंकि मुलायम परिवार में 2 महीने पहले यानी नवंबर 2025 में एक शादी का आयोजन हुआ था। यह आयोजन अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी थी। उस वक्त प्रतीक यादव और अपर्णा एक साथ शामिल होने शादी में आए थे। शादी पैतृक गांव सैफई में हुई। दोनों पति उस वक्त एक साथ परिवार के साथ वहां पर बड़ों का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए। उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से भी उस वक्त हुई थी। उस वक्त पारिवारिक मिलन की ये तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। अपर्णा यादव ने अपने जेठ यानी अखिलेश यादव के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए थे। वहीं अखिलेश यादव ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ दोनों का स्वागत किया। लेकिन 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई, या फिर दोनों के बीच परेशानियां पहले से चल रही थी और केवल सामाजिक और पारिवारिक दबाव में उस दिन यानी शादी वाले दिन प्रतीक और अपर्णा एक साथ दिखाई दिए थे। इसकी वजह जानने के लिए हमारे सहयोगी विनोद मिश्र ने अपर्णा यादव से भी संपर्क करने की कोशिश की और प्रतीक से भी। सुनते हैं। प्रतीक यादव की इस पोस्ट के बाद हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं हो पाई। परिवार के लोगों का कहना है कि फिलहाल वो विदेश में है, जब यूके से लौटेंगे तब बात हो पाएगी। इस बीच हमने अपर्णा यादव से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनसे भी बात नहीं हो पाई। फिलहाल वो भी लखनऊ से बाहर है। और अब 7:28 हो रहे वक्त हो रहा हेडलाइंस का। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। दोनों ने एक ही कार में सफर भी किया। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। अगली खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाईलाइट पर हैं। दिल्ली में जगह जगह मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लग गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तीसरी खबर, बीएमसी में बंपर जीत के बाद मेयर पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे में खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे सत्ता में 50-50 यानी 50-50 का बंटवारा चाहते हैं। सभी 29 पार्षदों को होटल में शिफ्ट किया है। आईएमएफ ने माना है कि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है। जीडीपी का ग्रोथ अनुमान अब 0.7% बढ़ाकर 7.3% भारत के लिए कर दिया गया है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, जो कि आपने पसंद की थी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो है राष्ट्रपति ट्रंप का मामला। एक कहावत है, सबने सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप पर यह कहावत एकदम फिट बैठ रही है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे का सपना देख रहे ट्रंप को यूरोप ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। एक तरफ ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप के 8 देशों ने ट्रंप के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। यूरोप के पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। दरअसल ग्रीनलैंड को पाने के लिए ट्रंप बेताब है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने की कई बार बात कह चुके हैं, और जो भी उनकी इस राह में रोड़ा बनता दिखता है वो ट्रंप की आंखों को खटक रहा है। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही 8 यूरोपीय देशों को धमकाते हुए कहा था कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ तो फिर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और ब्रिटेन की खैर नहीं। ट्रंप ने कहा था कि इन यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10% वो टैरिफ लगाएंगे, जिसे 1 जून से बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद यूरोपीय संघ एक्टिव हो गया। यूरोपीय संघ के राजदूतों की बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आपात बैठक हुई। बैठक में यूरोपीय देशों ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सभी देशों ने एक सुर में कहा कि अगर ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर यूरोप पर कोई मनमानी करने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड की रट नहीं छोड़ी तो फिर अमेरिका को भी अंजाम भुगतने होंगे। यूरोपीय देशों ने ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया लगता है। यूरोपीय देश अमेरिका पर 93 अरब यूरो यानी करीब 108 अरब डॉलर तक टैरिफ लगाने और अमेरिकी कंपनियों को यूरोपीय बाजार से भगाने पर भी अब विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर कई महीनों से चली आ रही ट्रंप की दादागिरी पर अब यूरोप ब्रेक लगाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। ट्रंप से पंगा लेना आसान भी नहीं है। इस पर पूर्व राजनयिक दीपक बोरा का क्या कहना है, पहले उसको सुन लेते हैं। ट्रंप जो कर रहा है शायद कई बार वो हमारे हक में नहीं होता, लेकिन उससे पंगा कोई नहीं ले सकता। वो जो कर रहा है, मैं सच बताऊं तो मैं कई बार उनके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की झलक देखता हूं। एवरीथिंग फॉर माई कंट्री, सब कुछ मैं अपने देश के लिए करूंगा, जो मैं सोचता हूं मेरे देश के लिए सही। लोग आलोचना करते नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की कितने लोग आलोचना करते हैं, लेकिन वो वही कर रहे हैं जो वो सोचते हैं भारत के लिए आवश्यक है। ट्रंप वही कर रहा है। यूरोप पंगा नहीं ले सकता। मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी 70s में। मैंने देखा था कैसे वो ऐश करते थे, और मैंने उनको कहा कि आपको डर नहीं है, सोवियत संघ आपको ठोके, क्या डर है, अमेरिका आके बचाएगा, हमको ऐश कर लेने दो। ये मानसिकता यूरोप की अभी तक नहीं गई है।
दीपक बोरा को सुन रहे थे आप। इस बीच ग्रीनलैंड की जंग कौन जीतेगा, यूरोप या अमेरिका, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में यूरोपीय देश ट्रंप के सामने दीवार बनकर खड़े होते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के अंदर ट्रंप के खिलाफ ज्वालामुखी अब धधकने लगा है। और ये तस्वीरें ग्रीनलैंड की राजधानी नूक और डेनमार्क के कोपेनहेगन से आई हैं, जहां हजारों लोग हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड जैसे नारे लगाकर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के इस तरह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगभग अब रोज आने लगी हैं, जहां लोग सड़कों पर ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगा रहे हैं। दरअसल अब लड़ाई सिर्फ ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच नहीं रह गई, ये अमेरिका वर्सेस यूरोप होते हुए नेटो तक पहुंच गई है। जिन 8 यूरोपीय देशों ने अमेरिका की नाक में दम करके रखा है वो सभी नेटो के देश हैं। ग्रीनलैंड वैसे तो ऑटोनोमस इलाका है, लेकिन कंट्रोल डेनमार्क का यहाँ चलता है और डेनमार्क नेटो का संस्थापक देश है। ऐसे में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी अपने आप को नेटो का समर्थक देश बताता है। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को वेनेजुएला वाले चश्मे से देख रहे हैं तो ये उनकी बड़ी भूल साबित हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला पर नेटो वाला नियम लागू नहीं होता था, लेकिन ग्रीनलैंड का मामला वेनेजुएला से बिल्कुल अलग है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी देश नेटो देश पर हमला करता है तो सभी माना जाएगा कि सभी नेटो देशों पर एक साथ हमला हुआ है। ऐसे में ट्रंप के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह कि सिर्फ 57,000 आबादी वाले देश ग्रीनलैंड के पीछे ट्रंप पड़े क्यों है, इस बात को अब समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड चीन और रूस पर नजर रखने का परफेक्ट पॉइंट है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के बेहद करीब है। आर्कटिक शिपिंग रूट में रूस और चीन काफी एक्टिव रहते हैं। इसी को लेकर ट्रंप अमेरिकी सुरक्षा को खतरा बताते हैं और ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात करते आए हैं। लेकिन असली खेल ग्रीनलैंड में मौजूद खनिज संसाधनों पर कंट्रोल का है। ग्रीनलैंड की जमीन में रेयर अर्थ मेटल्स का भंडार पता चला है और आज की तारीख में रेयर अर्थ मेटल्स पर चीन का दबदबा इस इलाके में है। चीन ग्रीनलैंड में माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से निवेश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर चीन यहाँ और मजबूत हुआ तो भविष्य की टेक्नोलॉजी उसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स में आज की तारीख में नैनो चिप से लेकर आधुनिक हथियारों के लिए बहुत जरूरी सामान सब हो गया है। यही वजह है कि ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहराना चाहते हैं। तो 8 बड़े यूरोपीय देशों की टेढ़ी नजर की वजह से ग्रीनलैंड पर अब बुरी तरीके से ट्रंप घिर चुके हैं। ध्यान भटकाने के लिए वो सबको अपना ध्यान, दुनिया का ध्यान गाजा की ओर लेके जा रहे हैं। अमेरिका को गाजा में शांति चाहिए। हालांकि दुनिया ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि सेकंड हैंड ही सही नोबेल पाकर ट्रंप को शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब सामने ट्रंप हो तो अनुमान लगाना बेकार है। अब ट्रंप नोबेल भी डंडे के बल पर लेना चाहते हैं। नोबेल शांति नहीं मिलने की टीस में ट्रंप ने नॉर्वे को धमका दिया है। ट्रंप ने कहा, मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, अब शांति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दरअसल नॉर्वे ग्रीनलैंड के पक्ष में खड़ा है, इसीलिए ट्रंप नोबेल के बहाने ही सही नॉर्वे को भी निपटाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब बात गाजा की कर लेते हैं। गाजा की इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा। हमास को खत्म करने के लिए गाजा में कैसे गदर मचा है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। लेकिन अब इसी गाजा का पीस प्लान ट्रंप लेकर आए हैं। ट्रंप जो कि व्यापारी भी है और इसके लिए उन्होंने भारत को न्योता दिया है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जोई गोर ने एक संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोर्ड ऑफ पीस में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आमंत्रित करने की चिट्ठी सार्वजनिक की। सर्जियो गोरे ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा हूं ताकि वे बोर्ड ऑफ पीस में भाग लें, जो गाजा में स्थायी शांति लाएगा। ये बोर्ड प्रभावशाली शासन का समर्थन करेगा, जिससे स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होगी। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने तटस्थ रहते हुए शांति का संदेश दिया था। ऐसे में ट्रंप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन सवाल अमेरिका की नीयत का है कि क्या वो वाकई ये सब गाजा में शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ग्रीनलैंड से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए और भारत के लिए कड़ी चुनौती या एक ट्रैप पेश कर रहे हैं कि भारत अपनी विदेश नीति में क्या एक ऐसे प्लान में शामिल होगा जो कि गाजा में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाने की बात करता है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। 45 साल की बीजेपी के नए अध्यक्ष 45 साल के नितिन नबीन होंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से आज बीजेपी दफ्तर जाकर अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा गया।
इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तीन पूर्व अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। नितिन नवीन के पहले प्रस्तावक खुद पीएम मोदी बने। पीएम मोदी के प्रस्ताव का समर्थन गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू आदि ने किया। किसी और उम्मीदवार के न होने के कारण कल नितिन नवीन का भव्य तरीके से बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होना अब तय हो चुका है। नितिन नवीन की पत्नी ने कहा कि उनके पति की मेहनत को सम्मान और पहचान मिल रही है, वे इस दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। थोड़ा सा हम सब इमोशनल हो गए कि हाँ चलो मेहनत किया है तो इस मेहनत को सम्मान दिया गया है, पहचान मिली है कि जिस समर्पण भाव से ये हमेशा काम करते हैं उसको एक पहचान मिली है कि लोगों ने चुना इनको इस जिम्मेदारी के लिए। अब बात करते हैं एक और खबर की, ये भी यूपी से। खाली घर में नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये एक फर्ज है जिसे अकेले या घर के सदस्यों के साथ अदा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसे जमात में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए सरकारी इजाजत और नियमों का पालन करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में इस वीडियो पर बवाल मचा है। बिशारतगंज थाना के मोहम्मदगंज गांव के एक खाली पड़े मकान में सामूहिक नमाज अदा करने को लेकर विवाद बढ़ गया। आम लोगों का आरोप है कि खाली पड़े घर को सार्वजनिक उपासना स्थल में बदला जा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि खाली पड़े घर को अस्थायी मदरसा बनाकर कई हफ्तों से उसमें 12 से 15 लोग नमाज अदा करते हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और दावा किया कि खाली घर को धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शिकायत के बाद यूपी पुलिस तुरंत हरकत में आई और हनीफ के खाली पड़े मकान में पहुंच गई, जहां सामूहिक रूप से नमाज अदा की जा रही थी। पुलिस ने नमाज पढ़ रहे लोगों से सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत की कॉपी मांगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोई कागजात नहीं दिखा पाया। लिखित अनुमति नहीं होने की वजह से पुलिस ने 12 लोगों को शांति भंग होने के आरोप में चालान कर दिया। पकड़े गए सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई। मतलब पुलिस आ गई, पुलिस ने हमें अरेस्ट करा, हिरासत में लेके थाने ले गई, थाने ले जाके वहां से हमारा चालान कर दिया। और कितने घंटे बाद छूटे फिर आप लोग? करीब 5-6 घंटे लग गए होंगे। नमाज तो हमने इजाजत दी थी, खाली घर है तो पढ़ ली। आपने इजाजत दी थी? हाँ, हमने इजाजत दी थी। अच्छा, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे मदरसा बनाने की तैयारी थी और ये पहले से भी होता जा रहा है, कई बार हुआ है। तांगे वाले ने बताया। और अब कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू में जैसा कि हम पब्लिक के सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं, तो आज के पोस्ट देख लेते हैं पब्लिक क्या हमको लिख के भेज रही है। रमेंद्र का पोस्ट हमारे पास आया है। नोएडा प्रशासन की लापरवाही ने एक और परिवार उजाड़ दिया। नोएडा के हादसे पर कमेंट कर रहे हैं भूपेंद्र मिश्रा, नोएडा पर कमेंट कर रहे हैं कि नोएडा में व्यक्ति नहीं सिस्टम की डूब कर मौत हुई है। किसी नेता या मंत्री का बेटा होता तब भी क्या यही स्थिति रहती। तो नोएडा के इस हादसे से सबको हिला कर दिया है। फिलहाल इतना ही, लेकिन शाम को 6:57 अब कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुक्रिया।